हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री। हमने पहले गवर्नर जनरल की सीरीज़ को किया था, उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि ये हमारा होने वाला है 4th लेक्चर। तो अभी आप लोगों ने अगर 3 लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट पर हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। तो वीडियो बढ़ने से पहले आप लोगों को छोटा सा नोटिफिकेशन है, जैसा कि देख सकते हैं SBM हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे हम क्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और भी CUT PGs के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन जस्ट नाउ शेयर कर देते हैं। बाकी और भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो आ करके पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए चलते हैं गवर्नर जनरल। और हाँ, ऐसे ही गवर्नर जनरल के वीडियोज़ और भी अनदर सेशन के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला आ जाता है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 तक, जो कि हमारा ये टाइम पीरियड रहने वाला है। और ये इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है, तो इसका टाइम पीरियड एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। और ये जैसा कि इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल है तो हमें टाइम पीरियड तो इसका निश्चित ही याद होना चाहिए। तो और यह सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल इसलिए है क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया था। और यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। तो पहले तो गवर्नर जनरल बंगाल के होते थे, बट यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले जाने लगे। तो ये बहुत बड़ा पोजीशन है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसी के टाइम पीरियड में चार्टर एक्ट 1033 पास होता है। एबोलाइज्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो जो एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली एक्ट से पूछ लेता है। तो ये तो इम्प्लीमेंट हुआ था 4 दिसंबर 1829 को, बट ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और सती प्रथा का ये अंत हुआ था। एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ठग्स इन इंडिया। इसने ठग प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। और कॉलोनेल स्लीमैन असिस्टेड इन दिस एफर्ट। मतलब ठग प्रथा को समाप्त करने में स्लीमैन का बहुत ही सहयोग रहा है। एंड द डिपार्टमेंट वाज द फॉर्मेड अंडर हिज चेयरशिप। तो और इसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है और इसके अध्यक्ष कर्नल स्लीमैन होते हैं।
इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल एंटीसाइड मतलब कि कन्यावध। तो यहाँ पे कन्यावध का प्रोहिबिशन करता है। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1835। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज फॉर्मेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मैकाले 1835। यही आता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करता है मैकाले ही। और ये तो अति इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लॉ कमीशन है और फर्स्ट लॉ कमीशन और चेयरमैन कौन होता है, मैकाले। और इन 1835 ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे, चाहे वो स्टेट PCS UPSC या फिर CVT PCB के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे SSC वगैरह हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये द एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी, इसी के समय ये कंट्रोवर्सी भी होता है और इसी कंट्रोवर्सी में क्या हो जाता है, इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ एजुकेशन बाय लॉर्ड मैकाले मिनट। लॉर्ड मैकाले जो होता है वो उसी के प्रयास से इंग्लिश को मीडियम बनाया जाता है एजुकेशन में। हमने बोला ना अभी इंग्लिश होता है। तो बेंटिक्स टेनर इज़ नोन फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। तो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए भी जाना जाता है इसका टाइम पीरियड। द यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज इन द कोर्ट एंड रिमूव द पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज को ये रिमूव कर देता है और इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को ये प्रमोट करता है, मतलब फिक्स कर देता है। आगरा बिकम न्यू प्रेसिडेंसी एंड सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे आगरा न्यू प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित होता है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। लाइसेंस बिगन टू इशूड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ अफीम मालवा टू बॉम्बे। तो यह लाइसेंस प्रारंभ करता है मालवा में जो अफीम होता है उसका एक्सपोर्ट के लिए बॉम्बे के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हमारा दूसरा गवर्नर जनरल आ जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ तो एक ही के लिए जाना जाता है, जो कि लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस मीन्स मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है इसे हिंदी में भी बोले तो। और इसका टाइम पीरियड 1 ईयर होता है 1835 से 36, जो कि ये अभी PYQ है। 1 सेकंड 2025 में ये PYQ है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो ड्यू टू रिमूव द प्रोविज़न ऑन न्यूज़पेपर पे प्रोविज़न हटाने के लिए ही इज़ कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। तो ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है इसे, जो कि 1 ईयर है, बट इसका एक वर्क से जो कि इम्पोर्टेंट बना देता है इसे। स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ये 1836 में, इनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं होता है। तो हम लोग आगे गवर्नर के पास चलते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड जो कि हमारे 1836 से 42 तक रहते हैं। इनके समय फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है 1839 से 42 तक। ट्रीपार्टाइट ट्रीटी होता है विद द कंपनी एंड रणजीत सिंह एंड शाह शुजा।
रिपेयर द ग्रांट ट्रक रोड। एक ग्रांट ट्रक जो जीटी रोड हम लोग बोलते हैं, जीटी रोड एस शेषासुरी ने बनवाया था और इसको रिपेयर करवाने का कार्य लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया। ईडन गार्डन वाज बिल्ट इन कलकत्ता इन 1840 में। नेक्स्ट लॉर्ड एलेनब्रो जो कि 1842 से 44 तक इंडेड द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, जबकि उसमें स्टार्ट होता है, इसमें समाप्त होता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ चार्ल्स नेपियर सिंध वाज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन अगस्त 1843। और ये तो इम्पोर्टेंट, जो हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही। आप देख सकते हैं सिंध कभी कभी डायरेक्टली वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि सिंध को कब ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया, तो 1843 में। और किसके टाइम में मिलाया गया ये भी एलेनब्रो डायरेक्ट किया जाता है, या फिर लीडरशिप किसके साथ, लीडरशिप किसका था, फिर हो गया। स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन इंडिया बाय एक्ट 5 है, एक्ट 5 1843। तो हमारा एक्ट भी इम्पोर्टेंट होने वाला है इसमें। और स्टॉप पेइंग टैक्स टू द मुगल, और एलेनब्रो ही होता है जो कि स्टॉप कर देता है मुगल एम्परर का टैक्स। तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही टैक्स पेइंग को लेके, तो जो कि ये रोक देता है। चलते हैं नेक्स्ट गवर्नर जनरल पर। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट जो कि 1844 से 48 तक फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है इनके समय में। 1845 से 1406 तक ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो ब्रिटिश कंट्रोल कर लेता है लाहौर पे, एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है बिटवीन द सिख के साथ लाहौर की ट्रीटी होती है। द सप्रेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइसेस मेरिया एमंग द खोन ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा। तो प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस मीन्स नर बलि प्रथा। ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब नर बलि, नर बलि प्रथा को ये समाप्त करता है। तो ये कहाँ पे होता था, मेरिया में। और एक खोम्स ट्राइब, जो खोंड ट्राइब्स हैं इन उड़ीसा में जो खोंड ट्राइब्स है वहाँ पे ये सब होता था। इसको समाप्त करने का कार्य या दमन करने का कार्य लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट को जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें कंटिन्यू गवर्नर जनरल को हम करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए डू सब्सक्राइब एंड लाइक, और अपने दोस्तों में प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसको भी ये इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन तो हमारे इस सेशन से तो मिल ही जाएंगे सारे प्लेलिस्ट से। गवर्नर जनरल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से टाइम पीरियड डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या फिर उनके वर्क या कंट्रीब्यूशन जो भी इन्होंने कार्य किया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को CUT PG के रिगार्डिंग बहुत हेल्प करेगा। बाकी अनदर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में जैसे UPSC SSC और अनदर एग्ज़ाम में भी बहुत ही हेल्प करेगा ये। और मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए गवर्नर जनरल को हम लोगों को सबसे पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में
गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो प्लीज़ इसे याद कीजिए और इसका नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं। और मैं ज़्यादा बहुत बड़ा सेशन तो ले नहीं रहा हूँ, छोटा छोटा करके कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।